यह दुनिया ऐसी थी जहां दिन और रात हर 30 मिनट में एक दूसरे की जगह ले लेते थे। रात होते ही राक्षस शिकार करने निकल आते, जबकि दिन में वे फिर इंसानों का रूप धारण कर लेते थे। लेकिन यदि रोशनी पर्याप्त न हो तो दिन में भी राक्षस दिखाई दे सकते थे। यही इस दुनिया का दिन और रात वाला नरसंहार का नियम था। लेकिन उस समय मैं छात्रावास में आराम से सो रहा था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। आधी रात को मैं अचानक जाग गया। पूरे कमरे में खून और सड़ांत की बदबू फैली हुई थी और मेरे कानों में लगातार कुछ चबाने की कड़क कड़क आवाजें आ रही थीं। मैंने आवाज की दिशा में देखा। सामने वाले बिस्तर पर एक आकृति झुकी हुई थी, मानो कुछ खा रही हो, लेकिन अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह क्या था। उस बदबू को अब मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए अनजाने में पूछ बैठा, शूमिंग, तुम क्या खा रहे हो? उसी क्षण मेरे मन में एक अशुभ एहसास उठा, लेकिन मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक विशाल काली परछाई मेरी ओर झपटी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। मेरी आंखों के सामने हल्के नीले रंग के कुछ शब्द तैर रहे थे। आध्यात्मिकता थासी। यह क्या है? बेहोश होने से पहले दिखाई दिए शब्दों को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर चुका था। उसी समय मेरा फोन कंपन करने लगा। यह मेरे रूममेट झांगयान का संदेश था। लिंचे, अगर तुम जाग गए हो तो किसी भी हालत में कोई आवाज मत करना। शूमिंग मर चुका है। अगला नंबर तुम्हारा है। यह पढ़ते ही मैं दहशत में आ गया। मैंने तुरंत सामने वाले बिस्तर की ओर देखा। वहां झुकी हुई आकृति असामान्य रूप से विशाल थी, जो स्पष्ट रूप से शूमिंग के शरीर से मेल नहीं खाती थी, और हवा में फैली दुर्गंध अब पहले से भी अधिक घिनौनी लग रही थी। सामने से लगातार चबाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर मांस नोच नोच कर खा रहा हो। उसी समय मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर सामने वाले बिस्तर पर मौजूद वह चीज शूमिंग नहीं है तो वह कौन है और वह आखिर खा क्या रही है? एक तीव्र बेचैनी मेरे दिल में भर गई। तभी मेरा फोन फिर कंपन करने लगा। हमारे कमरे में एक राक्षस है, लेकिन वह देख नहीं सकता। जब तक तुम कोई आवाज नहीं करोगे तब तक सुरक्षित रहोगे। शूमिंग को इसलिए खा लिया गया क्योंकि उसके खर्राटे बहुत तेज थे। ये शब्द पढ़कर मेरी आंखें फैल गईं। आवाज? तो फिर फोन का कंपन भी तो आवाज पैदा कर सकता है। ये सोचते ही मैंने जल्दी से फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन तभी मैंने भय से महसूस किया कि राक्षस गायब हो चुका था। मैं झांगयान को जवाब टाइप करने ही वाला था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैंने सहज रूप से ऊपर देखा और अगले ही पल मेरी खोपड़ी सुन्न पड़ गई। एक अज्ञात जीव छत से उल्टा लटका हुआ था और सीधा मुझे घूर रहा था। अगले ही क्षण उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई। उसने एक ही काट में मेरा सिर अलग कर दिया। मेरी दृष्टि फिर से अंधेरे में डूब गई। तीसरी बार आंखें खुली तो ऐसा लगा मानो मेरा सिर फट रहा हो। मेरे सामने तैरते नीले अक्षर भी बदल चुके थे। आध्यात्मिकता 0। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अगर एक मौत पर 30 अंक कटते हैं तो क्या अगली बार मरने पर मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगा? सामने वाले बिस्तर पर वह विशाल आकृति अभी भी उत्साह से कुछ खा रही थी। लगातार आती चबाने और निगलने की आवाजें मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा रही थीं। मैं तुरंत भाग जाना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। सबसे पहले मैंने फोन को पूरी तरह साइलेंट मोड पर कर दिया। तभी मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, आपकी प्रतिभा जागृत हो चुकी है। बंधन प्रक्रिया प्रारंभ, बंधन सफल। इनाम 30 आध्यात्मिकता अंक। मैंने मन ही मन स्थिति पटल खोला। नाम लिंचे। प्रतिभा स्वप्न नियंत्रण यूमेंग। आध्यात्मिकता 30। विनिमय योग्य? हाँ। मेरी नजर तुरंत प्रतिभा वाले भाग पर टिक गई। स्वप्न नियंत्रण? क्या इसका मतलब भविष्य सूचक सपने हैं? तो क्या अभी अभी मेरी सारी मौतें केवल सपने थीं और क्या मैं अभी भी किसी सपने के अंदर हूँ? मेरा चेहरा लगातार बदलता रहा। फिर मैंने ध्यान विनिमय योग्य शब्दों पर केंद्रित किया। तुरंत एक सूचना उभरी। विकल्प 1 3 गुण अंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स, शक्ति, मानसिक क्षमता आदि बढ़ाने के लिए। विकल्प 2 3 कौशल अंक स्किल पॉइंट्स, सामान्य कौशलों को उन्नत करने के लिए। मैंने बिना ज्यादा सोचे आध्यात्मिकता को गुण अंकों में बदल दिया। लेकिन जब मैं सोच रहा था कि इन्हें कहाँ लगाऊं, तभी मेरे सिर के ऊपर फिर से ठंडक महसूस हुई। मैंने सिर उठाया और एक बार फिर वही भयावह चेहरा देख लिया। मैं सांस तक रोक चुका था, लेकिन मेरे भीतर पहले कभी न महसूस हुई दहशत भर गई। मैं देख रहा था कि वह चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी आखिरी बची हुई चेतना से मैंने मन ही मन चिल्लाया, सारे अंक मानसिक शक्ति में डाल दो। तुरंत सिस्टम की सूचना सुनाई दी, आपने 3 गुण अंक प्रयोग किए। मानसिक शक्ति 30, वर्तमान मानसिक शक्ति 9। अचानक मेरे दिमाग में एक ताजगी की लहर दौड़ गई। मेरी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, यदि आवाज राक्षस का ध्यान खींच सकती है तो क्या मैं कोई चीज फेंक कर उसे दूसरी दिशा में नहीं भटका सकता? मैंने समय बर्बाद नहीं किया। तुरंत तकिए के पास रखा ईयरफोन का डिब्बा उठाकर दूर फेंक दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, छत पर मौजूद राक्षस बिजली की गति से उसकी ओर झपट पड़ा। मैंने मौका पाकर बिस्तर से छलांग लगा दी। अभी मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि कड़क, राक्षस ने ईयरफोन के डिब्बे को एक ही काट में चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने महसूस किया कि मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन पहले जैसी बेकाबू दहशत नहीं थी। इससे मेरे मन में एक अनुमान पैदा हुआ, क्या राक्षस के जितना करीब जाओ उतनी ही तेजी से तुम्हारी मानसिक स्थिरता खत्म होती है? उसी समय राक्षस अचानक मुड़ा
छोड़ा और सीधे मेरे बिस्तर पर झपट पड़ा। मैं डर के मारे पसीने से तर हो गया। अच्छा हुआ कि मैं समय रहते नीचे उतर आया था, वरना अभी तक उसका शिकार बन चुका होता। राक्षस को अपने इतने करीब महसूस करते ही एक बार फिर भय ने मुझे घेर लिया। इससे मेरा अनुमान और भी पक्का हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे कुछ सोच पाता, मैंने अभी राहत की सांस ही ली थी कि राक्षस ने फिर अपना लक्ष्य बदल लिया और बिस्तर के पायताने की ओर रेंगने लगा। मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मेरे बिस्तर के ठीक पायताने से सटा हुआ था झांग यान का बिस्तर। क्या करूं? झांग यान मर नहीं सकता। मैं घबराहट में तेजी से सोचने लगा। तभी मेरी नजर मेज पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी और मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने तुरंत झांग यान को संदेश भेजा। मैं गिलास फेंककर राक्षस का ध्यान भटकाता हूँ। तुम मौके का फायदा उठाकर बिस्तर से नीचे उतर जाना। संयोग से उसी समय झांग यान का संदेश भी आ गया। कोई आवाज पैदा करके राक्षस को आकर्षित करो, फिर मौका देखकर लाइट जला देना। अभी दिन है, जैसे ही लाइट जलेगी राक्षस गायब हो जाएगा। यह संदेश पढ़कर मुझे अजीब लगा। दिन, लेकिन इस समय तो साफ तौर पर रात थी। हालांकि मेरे मन में संदेह था, फिर भी मैंने पानी का गिलास उठाकर दूर फेंक दिया। उसके बाद मैंने राक्षस की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश नहीं की। मैं सीधे दरवाजे की ओर भागा और लाइट का स्विच दबा दिया। जैसे ही रोशनी जली, राक्षस सचमुच गायब हो गया। लेकिन छात्रावास के अंदर का दृश्य देखकर मेरा सिर सुन्न पड़ गया। शूमिंग के बिस्तर पर हर तरफ खून फैला हुआ था। वहाँ एक भयावह मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ था। उसी समय झांग यान की झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। क्या शोर मचा रखा है? सोने भी नहीं दोगे क्या? और तुमने लाइट क्यों जला दी? ये इतनी बदबू कैसी है? लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दृश्य देखा, वह उछलकर खड़ा हो गया। ये क्या है? तुम यह मत कहना कि यह जो पड़ा हुआ है यही शूमिंग है? मैं कांपती आवाज में उसे घूरते हुए बोला। झांग यान, क्या तुम अभी तक सो रहे थे? झांग यान उलझन में पड़ गया। बकवास मत करो, मैं सो रहा था और क्या कर रहा होता? उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। अगर झांग यान अब तक सो रहा था तो अभी तक मुझसे संदेशों में बात कौन कर रहा था? ये सोचकर मैंने तुरंत अपने फोन की संपर्क सूची खोली। वहाँ मुझे एक और झांग यान दिखाई दिया। जब मैंने उसे खोला तो पहले के सारे चैट रिकॉर्ड सामने आ गए। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। कोई झांग यान बनकर मुझसे बात कर रहा था। तभी एक और संदेश आया, लाइट जलाने के बाद सावधान रहना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने सूखे गले से निगलते हुए जवाब टाइप किया, तुम कौन हो? उसी समय शूमिंग के पास वाले बिस्तर पर सो रहा यू तोंगवेन भी उठ बैठा। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लिंचे, झांग यान, तुम लोग पहले से जाग रहे थे? आखिर हुआ क्या है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ फोन की स्क्रीन पर टिकी थी। कुछ क्षण बाद जवाब आया, मैं भविष्य का झांग यान हूँ। मुझे पता है कि इस समय तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है और शायद तुम मुझ पर शक भी कर रहे हो, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राक्षस केवल अस्थायी रूप से गायब हुआ है। लापरवाह मत बनो। इस दुनिया में दिन और रात हर 30 मिनट में बदलते हैं। रात में राक्षस शिकार करने निकलते हैं और दिन में फिर इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन यदि रोशनी कम हो तो दिन में भी राक्षस प्रकट हो सकते हैं। अभी समय रात के 2:35 है। ठीक 3 बजे राक्षस फिर से प्रकट होगा। उससे पहले तुम्हें यू तोंगवेन को मारना होगा, क्योंकि वही राक्षस है। छात्रावास पूरी तरह बंद हो चुका है। जब तक जीवन और मृत्यु का फैसला नहीं हो जाता, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही मेरे मन में खतरे की घंटी बज उठी। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। झांग यान भी दौड़कर आया और हैंडल खींचा। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? फिर वह और यू तोंगवेन खिड़की की ओर भागे। दोनों ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यू तोंगवेन पूरी तरह घबरा गया। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। झांग यान का चेहरा बेहद गंभीर था। नहीं, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। फोन में न नेटवर्क है न सिग्नल, यहाँ तक कि आपातकालीन कॉल भी नहीं लग रही। मैं एक तरफ खड़ा दोनों के चेहरे ध्यान से देख रहा था। दोनों के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। यह बिल्कुल किसी सामान्य इंसान की प्रतिक्रिया जैसी थी। इससे मेरे मन में और भी उलझन पैदा हो गई। सामान्य तर्क के अनुसार मुझे फोन वाले झांग यान पर विश्वास करना चाहिए था। आखिर अगर उसने मुझे चेतावनी न दी होती तो मैं शायद मर चुका होता। लेकिन उसने मुझे यू तोंगवेन को मारने के लिए कहा था। क्या वह सचमुच झांग यान था? मेरे दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। मैंने अपनी जांघ को जोर से नोचकर खुद को शांत किया। चाहे नकली झांग यान सच बोल रहा हो या झूठ, मुझे असली राक्षस को ढूंढना ही होगा और मुझे उसे कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर करना होगा जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाए। केवल तभी मुझे दूसरों का सहयोग मिलेगा। यदि मैंने जल्दबाजी में हमला किया तो तीसरा व्यक्ति मुझे रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि मुझे शूमिंग का हत्यारा भी समझा जा सकता है। ये सोचकर मैंने पहले उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दोनों से कहा, पहले शांत हो जाओ। एक बात है जो मुझे अभी बतानी होगी। हमारे कमरे में एक राक्षस है। शूमिंग को उसी ने खाया है। लाइट जलने के बाद वह गायब हो गया, लेकिन बहुत संभव है कि वह अभी भी इसी कमरे में छिपा हो। मेरी बात सुनते ही दोनों स्तब्ध रह गए। यू तोंगवेन का शरीर कांपने लगा। यह असंभव है। इस दुनिया में राक्षस कैसे हो सकते हैं? लिंचे, शायद यह खून खराबा देखकर तुम बहुत डर गए हो सकता है दिमाग ने खुद को बचाने के लिए भ्रम पैदा कर लिया हो। झांग यान ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर तुम कहो कि राक्षस ने किसी को खाया है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे तो ज्यादा लगता है कि कोई प्रैंक वीडियो बनाया जा रहा है। हमारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां किसी ने बदल दी होंगी और शूमिंग कहीं छिपकर हमारी प्रतिक्रिया देख रहा होगा। झांग यान जितना बोल
बोलता गया उतना ही उत्साहित होता गया। वह सीधे शूमिंग के बिस्तर के पास पहुंच गया और जांच करने लगा। कुछ देर बाद वह अचानक चीख उठा, यह सचमुच लाश है, शूमिंग सच में मर चुका है। दोनों फिर से घबराहट में डूब गए। मैंने बातचीत की कमान वापस अपने हाथ में ली। ठीक है, बेकार के अनुमान लगाना बंद करो। मैंने सचमुच राक्षस देखा है, यह कोई भ्रम नहीं था। और चाहे तुम लोग अभी विश्वास करो या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राक्षस आखिर है कहाँ। मुझे शक है कि राक्षस हम तीनों में से किसी एक के अंदर छिपा हुआ है। मेरी बात सुनते ही दोनों के चेहरे बदरंग हो गए। झांग यान घबराकर चिल्लाया, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या राक्षस इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकता है? मैं कुछ क्षण सोचकर बोला, यह केवल मेरा अनुमान है। मुझे लगता है कि यदि राक्षस किसी इंसान का शरीर ले भी ले तो जरूरी नहीं कि उसके पास उस इंसान की सारी यादें भी हों। हम एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें बताई जो केवल हम जानते हैं। शायद इससे राक्षस कोई गलती कर बैठे। मैं पहले शुरू करता हूँ। जब मैं प्रथम वर्ष में सैन्य प्रशिक्षण शिविर में था, तब प्रदर्शन के दौरान मैंने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान पुस्तक में दर्ज अंकों और बास्केटबॉल डांस का प्रदर्शन किया था और एक बार कुनक्वान मार्शल आर्ट की भी प्रस्तुति दी थी। झांग यान ने कुछ देर सोचा और कहा, उस दिन मैंने सबके सामने एक उंगली से पुलअप करके दिखाया था और प्रशिक्षक के साथ कुश्ती का अभ्यास भी किया था। यू तोंगवेन ने सूखे गले से निगलते हुए कहा, मैं 2 दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ था और तुम दोनों ने मेरे साथ बैठकर शराब भी पी थी। तीनों के बोलने के बाद यू तोंगवेन और झांग यान ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली, लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त नहीं था। मैंने फिर यू तोंगवेन की ओर देखते हुए पूछा, यू तोंगवेन, जागने से पहले तुम्हें कोई अजीब या खास एहसास हुआ था क्या? मेरे सवाल पर उसने सिर हिलाया। नहीं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए। कमरे में इतनी भयानक खून की बदबू फैली हुई है। शूमिंग तो एक मांस के लोथड़े में बदल चुका है। तुम उसके ठीक बगल वाले बिस्तर पर सो रहे थे, फिर भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? झांग यान को उल्टी नहीं आई क्योंकि उसके पिता फॉरेंसिक डॉक्टर हैं और वह अक्सर उनके साथ घटना स्थलों पर गया है। लेकिन तुम तो हमेशा सबसे डरपोक रहे हो। ऐसा दृश्य देखकर भी तुम्हें उल्टी नहीं आई? मेरे सवालों से यू तोंगवेन लगातार पीछे हटने लगा। आखिरकार वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो सकता है मैं बहुत गहरी नींद में था, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर तुम मुझे राक्षस नहीं कह सकते। उसकी आंखों में ऐसा दुख और गुस्सा था मानो किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया हो। मैंने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी। क्या सचमुच वह सोता रह गया था इसलिए उसे डर महसूस नहीं हुआ? क्या मेरा अनुमान गलत था या फिर यह राक्षस अभिनय करने में इतना माहिर था? मेरी नजर दरवाजे के पास लगे स्विच पर गई। क्या मुझे वही तरीका अपनाना होगा? भविष्य वाले झांग यान की जानकारी के अनुसार राक्षस को दिन और रात के नियमों का पालन करना पड़ता था। जब मैंने लाइट जलाई थी तब वह सचमुच गायब हो गया था। तो यदि अब लाइट बंद की जाए तो बहुत संभावना थी कि वह फिर दिखाई देगा और तब यह साफ हो जाएगा कि असली राक्षस कौन है। मैंने फोन की ओर देखा। समय था 2:46। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया और सीधे स्विच की ओर बढ़ गया। राक्षस के पास ऐसी क्षमता भी हो सकती है। झांग यान को डगमगाता देखकर मैंने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, यह सिर्फ राक्षस की कोई विशेष शक्ति है। उसकी चाल में मत फंसो। सुबह 3 बजे से पहले हमें इसे मारना होगा, वरना समय पूरा होते ही हम सब मर जाएंगे। झांग यान दोनों के बीच फंस गया था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी यू तोंगवेन अचानक गुस्से से दहाड़ा, मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से शूमिंग की मेज की ओर दौड़ा। उसने वहां रखी एक फल काटने वाली छुरी उठा ली और बिना एक पल की झिझक के उसने वह छुरी अपनी कलाई पर चला दी।